नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो? घर पर हो? घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। आज हम अपना लेक्चर नंबर 13 आपके सामने लेकर आए हैं। लेक्चर नंबर 13 का टॉपिक है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हमारे YouTube चैनल पर लगातार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल राहुल शर्मा फिजिक्स गुरु को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि समय समय पर आपको वीडियो मिलती रहे। तो हमारा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पृष्ठ पर आवेश वितरित हो, पृष्ठ पर आवेश वितरित हो। तो हम एक पृष्ठ ले लेते हैं, ये पृष्ठ है। इस पृष्ठ पर चार्ज वितरित है, Q चार्ज समान रूप से वितरित है इस पृष्ठ पर। इस संपूर्ण चार्ज के कारण हमें पॉइंट P पर, यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा और कितना यहाँ पे फील्ड होगा। तो फोर्स के लिए क्या चाहिए? यहाँ पे एक परीक्षण आवेश होना चाहिए, तभी फोर्स लगेगा यहाँ पे। तो इस संपूर्ण चार्ज के कारण यहाँ पर फोर्स देखने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम अल्पांश मान लेते हैं। यहाँ पे एक अल्पांश ds है जिसका क्षेत्रफल ds है। इस अल्पांश में कितना वो आता है आवेश? तो सबसे पहले हमको पता है कि पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, इस सरफेस का पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा। और सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा। तो इतनी क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा कितनी होगी? सिग्मा ds। एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा बराबर सिग्मा। तो ds क्षेत्रफल पर सिग्मा ds, इसको मान लिया हमने dq। इसको क्या मान लिया? dq। तो इस dq आवेश के कारण इस बिंदु P पर परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल की डायरेक्शन F वेक्टर दिशा में, और जिस दिशा में F वेक्टर होता है उसी दिशा में E वेक्टर होता है। तो इस dq आवेश के कारण इस पॉइंट P पर लगने वाला बल, जो यहां से इसकी डिस्टेंस है r, तो कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से dF वेक्टर बराबर k q नॉट dq अपॉन r स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन r के ऑन दिस। dq की वैल्यू कितनी है? सिग्मा ds। dF वेक्टर बराबर k q नॉट dq की वैल्यू सिग्मा ds अपॉन r स्क्वायर r कैप। हमें निकालना है संपूर्ण चार्ज के कारण, संपूर्ण आवेश वितरण के कारण। तो फिजिक्स में क्या करते हैं, संपूर्ण के कारण निकालने के लिए समाकलन का चिन्ह लगा देते हैं। F वेक्टर बराबर समाकलन k q नॉट सिग्मा ds अपॉन r स्क्वायर r कैप। बाहर क्या निकल रहा है? F वेक्टर बराबर k q नॉट सिग्मा ds अपॉन r स्क्वायर r कैप। इतना बल लगेगा इस संपूर्ण चार्ज के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड पर इतना बल लगेगा, सॉरी इस पॉइंट पर इतना फोर्स लगेगा। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने फॉर्मूला पढ़ा है F वेक्टर बटे Q नॉट। तो Q नॉट को अगर नीचे लेके आ जाए, F वेक्टर बटे Q नॉट
बराबर के सिग्मा ds अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर के, ये हो जाएगा हमारा क्या, ई वेक्टर। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे चार्ज के कारण यहाँ पे उत्पन्न होगा और इतना फोर्स लगेगा। अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आता है आयतन आवेश घनत्व, जिसको हम व्यक्त करते हैं रो से। और ये आवेश कहाँ वितरित होता है, एक आयतन पर, तो ds की क्या हो जाएगा, dv। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, एफ वेक्टर का फॉर्मूला बनेगा k q नॉट, खुद बना सकते हो। सिग्मा की जगह क्या हो जाएगा रो, ds की जगह क्या हो जाएगा dv आर स्क्वायर डॉट आर के। ई वेक्टर क्या होगा, ई वेक्टर होगा आपका, ई वेक्टर बराबर, ये नीचे आ जाएगा k या एफ वेक्टर बटे q नॉट बराबर k रो dv अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर के, ये ई वेक्टर प्राप्त। ठीक है, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण आप ये डायरेक्ट याद रख सकते हो। अब हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं जो मोस्ट है, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक बल है जिसकी त्रिज्या r है, पर q आवेश समान रूप से वितरित है। इसके केंद्र से अक्ष पर x दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन कीजिए। ठीक है, अपने आप में एक मोस्ट क्वेश्चन है, देखो समझते हैं। एक बलय दी हुई है, ये हमने बलय बना दी, और इस बलय की हमने क्या बना दी, रेडियस, ये आर, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसकी रेडियस हो गई। इस पर क्यू आवेश समान रूप से वितरित है, ये हमने क्यू आवेश को समान रूप से वितरित कर दिया। इसके केंद्र से अक्ष पर x दूरी पर, यहां से x दूरी पर एक पॉइंट P है, यहां पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इसमें एक कंडीशन और दी हुई है, x बड़ा है किससे, r से। इसमें एक कंडीशन दी हुई है कि x बड़ा है किससे, r से। तो मैंने अभी आपको बताया कि संपूर्ण वलय के कारण हम एक साथ नहीं ज्ञात कर सकते, पहले हम अल्पांश मानते हैं। तो हमने एक अल्पांश यहां मान लिया dl, एक अल्पांश यहां मान लिया dl। अब इस dl अल्पांश में कितना आवेश है, हमने देखा कि ये जो आवेश है वो बलय पर वितरित है, और जब आवेश बलय पर वितरित होता है तो रेखीय आवेश घनत्व लिया जाता है। तो रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं, और वो होता है एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा। तो dl लंबाई पर आवेश की मात्रा कितनी होगी, लैम्ब्डा dl, तो dq हो जाएगा आपका लैम्ब्डा dl। ठीक है, तो इस dq के कारण यहाँ पे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, इस dq के कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इन दोनों के कारण, उसका इंटीग्रल कर देंगे तो वो संपूर्ण बलय के कारण आ जाएगी। तो यहाँ इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई ये dE1
और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है, आवेश से पॉइंट की ओर। ऐसे यहां से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये होगी DE2, आवेश से पॉइंट की ओर। हमने मान लिया ये जो रेखा है वो इसके साथ थीटा कोण बनाती है और ये भी रेखा इसके साथ थीटा कोण बनाती है। अगर इसको इस प्रकार आगे लें तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। जब ऐसी स्थिति बनती है तो या तो हम समांतर चतुर्भुज के नियम से ज्ञात करते हैं, और समांतर चतुर्भुज के नियम से ज्ञात नहीं करते हैं तो हम घटकों में तोड़ लेते हैं। और घटकों में हमने तोड़ना बताया था कि कोण की दिशा में कॉस आता है और कोण के अलावा साइन आता है। तो इसको तोड़ेंगे इस दिशा में तो D1 cos थीटा, इसको तोड़ेंगे इस दिशा में तो D2 cos थीटा, इसको तोड़ेंगे इस दिशा में तो D1 sin थीटा, इसको तोड़ेंगे इस दिशा में तो DE2 sin थीटा। राइट, अब हम ये देख लेते हैं इस चित्र में कि D1 sin थीटा और D2 sin थीटा ये एक दूसरे के बराबर है और विपरीत है तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। जबकि D1 cos थीटा और D2 cos थीटा ये आपस में मिलकर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्माण करेंगे, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। अब ये दोनों दो अल्पांशों के कारण D1 cos थीटा और D2 cos थीटा है। ऐसे अल्पांश इस बलय पे और भी हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे D1 cos थीटा D2 cos थीटा और भी अल्पांश के कारण निकल के आएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में, तो प्रोसेस लेंथी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम समाकलन का चिन्ह लगा देंगे। तो देखिए पहले हम निकाल लेते हैं D1 और D2 क्या होता है। D1 ये है, इस DQ आवेश के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो एक आवेश के कारण किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो हमको वो दूरी पता होनी चाहिए। तो ये दूरी कितनी होगी, ये r है, ये x है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये दूरी आ जाएगी अंडर में r² प्लस x²। ऐसे ही ये दूरी आ जाएगी अंडर में r² प्लस x²। तो D1 क्या है, DE1 बराबर क्या होता है KQ अपॉन r²। तो K आवेश कितना है DQ अपॉन r², दूरी कितनी है अंडर रूट में r² प्लस x²। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार D2 बराबर यही आएगा K DQ r² प्लस x²। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि D1 बराबर है DE2 और इसको मान लिया हमने DE। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं DE cos थीटा और DE cos थीटा। D1 के स्थान पर भी D, D2 के स्थान पर भी D। अब इन दोनों अल्पांशों के कारण इस दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के घटक आए D1 cos थीटा D cos थीटा। ऐसे ही और भी अल्पांश होंगे इस पे तो वो भी D cos थीटा तो जुड़ते चले जाएंगे। तो हमको जोड़ते हैं तो लंबी प्रोसेस हो जाती है, तो हम क्या करते हैं D cos थीटा लेके उसका समाकलन कर देते हैं। तो संपूर्ण बलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी, E बराबर हमने समाकलन कर दिया DE cos थीटा। और आपको पता है ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा इसलिए हमने ये किया है कि D cos थीटा बहुत सारे होंगे तो उनको जोड़ना उचित नहीं है। तो हम क्या करते हैं D cos थीटा लेके उसका क्या कर देते हैं इंटीग्रल कर देते हैं। D आपने निकाल लिया है, cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे
देखिए तो डी तो आपके पास ये है ही है, ई बराबर के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू इस त्रिभुज से निकालेंगे क्योंकि ये त्रिभुज में ये आधार है, ये कण है, और cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कण। आधार कितना है x और कण कितना है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नोट करते हुए चलना। E बराबर के डी क्यू के स्थान पर हम लिख सकते हैं लैम्डा डी एल अपॉन इसकी पावर 1, इसकी पावर 1/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू एक्स, ये एक्स। इसमें कंडीशन लगाओ कि x बड़ा है r से, तो इस स्थिति में r लगभग 0 होगा तो r स्क्वायर भी लगभग क्या होगा 0 होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं E बराबर के लैम्डा डी एल 0 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 डॉट एक्स। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा E बराबर समाकलन का चिन्ह के लैम्डा डी एल अपॉन एक्स क्यू डॉट एक्स। एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, यहां स्क्वायर बच गया। E बराबर के लैम्डा बाहर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, बचेगा डी एल। अब डी एल क्या था, उस वलय पर एक अल्पांश, और ऐसे अल्पांश उस वलय पर अगर हम कंटिन्यूअस लें अल्पांश ही अल्पांश ही अल्पांश अल्पांश, तो वो बन जाएगी वलय की परिधि, और वलय की परिधि क्या होगी 2 पाई आर। ई बराबर के लैम्डा 2 पाई आर बटे एक्स स्क्वायर, और लैम्डा 2 पाई आर ये क्या होता है लैम्डा, अगर वलय पर आवेश वितरित हो तो लैम्डा बराबर होता है Q अपॉन 2 पाई आर। जब मैंने आपको रेखीय आवेश घनत्व बताया था, जब उसमें एक एग्जांपल्स बताया था याद हो तो यहां से Q बराबर आ जाएगा लैम्डा इंटू 2 पाई आर। तो इसको लिख सकते हैं E बराबर के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है ये कि एक बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और वलय के कारण निकल के आ रही है के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, अगर x r की तुलना में बहुत बड़ा है तो जब हम उस पॉइंट से जहां में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है उस वलय को देखेंगे तो हमें वो वलय बिंदु समान नजर आएगी। यानी आपको ऐसा लगेगा कि इस वलय का जो चार्ज है वो केंद्र पर स्थित है। एक ऐसे भी एग्जांपल होता है कि जब हम किसी रोड पे चल रहे होते हैं, जब पहाड़ पर कोई व्यक्ति घूम रहा होता है या कोई भी वस्तु होती है तो वो हमको बहुत छोटी नजर आती है क्योंकि डिस्टेंस बहुत दूर है। ऐसे जब आप पहाड़ पे खड़े हुए रास्ते में कोई बस चल रही होती है, कार चल रही होती है, तो उसको जब हम देखते हैं तो वो भी बिंदु समान नजर आती है। तो जब ये कंडीशन अप्लाई होगी x बहुत बड़ा हो r से, तो एक वलय पर जो आवेश है वो ऐसा लगेगा कि वो आपका बिंदु एक बिंदु पर यानी केंद्र पर स्थित है। ठीक है, तो अगर ऐसे भी पूछ सकता है कि x इज ग्रेटर देन r हो तो बताइए कि वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट क्वेश्चंस है, इसका बार बार आपको अध्ययन करना है। अब हम अपने मोस्ट टॉपिक गाउस का नियम, गाउस लॉ, गाउस का नियम।
ठीक है। गाउस एक वैज्ञानिक हैं और जिनका पूरा नाम है कार्ल फ्रीडरिच गाउस। कार्ल फ्रीडरिच गाउस, इन्होंने विद्युत फलक्स और आवेशों के मध्य संबंध को बताने के लिए एक नियम दिया। विद्युत फलक्स और आवेशों के मध्य संबंध को बताने के लिए एक नियम दिया, उसे हम गाउस का नियम कहते हैं। गाउस को नियम को समझने से पहले हम एक विद्युत फलक्स को समझते हैं जो हमने पढ़ रखा है। विद्युत फलक्स एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में एक समतल सतह रखी हुई है। इस समतल सतह का क्षेत्रफल क्या है? एस वेक्टर है। तो इस समतल सतह से निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाएगी? विद्युत फलक्स कहलाएगी। ठीक है। और हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, जब हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था। लेकिन अगर मैं एक अल्पांश से पूछूं कि यहां पर एक अल्पांश है जिसका क्षेत्रफल ds वेक्टर है, इस अल्पांश से कितनी विद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं, तो क्या होगा? इस अल्पांश से कितनी विद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं, तो आप क्या बताओगे? वो होगा d फाई e बराबर ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। यहां संपूर्ण से था, यहां अल्पांश से। अगर संपूर्ण से निकालना हो तो इसका क्या कर देंगे? इंटीग्रल फाई e बराबर क्लोज इंटीग्रल, ये आपका जो दर्शाता है वो है बंद पृष्ठ समाकलन, क्लोज इंटीग्रल बराबर ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये जो फॉर्मूला मैंने आपको फर्स्ट में बताया था फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, वो संपूर्ण पृष्ठ से था। अगर किसी अल्पांश से निकालना हो तो उस अल्पांश का क्षेत्रफल आ जाएगा और फाई ई की जगह क्या हो जाएगा? अल्पांश से निकलने वाला डी फाई। और संपूर्ण से निकालना हो तो क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। ठीक है, इक्वल, और वो इसके बराबर है ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर में। क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर है ई वेक्टर डॉट s वेक्टर, यानी ई एस के बराबर। ये क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तब हम आपको वापस गाउस के नियम पर चलते हैं। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। किसी अल्पांश से निकलने वाला विद्युत फलक्स डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और संपूर्ण बंद पृष्ठ से निकालना हो तो ई वेक्टर बराबर क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब हम वापस चलते हैं गाउस के नियम पर। गाउस ने क्या कहा कि एक पॉइंट चार्ज है Q, इस पॉइंट चार्ज के चारों ओर एक बंद पृष्ठ है जो किसी भी आकार और आकृति का हो सकता है। ये बंद पृष्ठ है और हम जानते हैं कि इस पॉइंट चार्ज से के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और उस विद्युत क्षेत्र को विद्युत रेखाओं से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहां से विद्युत रेखाएं ये प्रदर्शित की जा रही है। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज की चारों ओर एक बंद पृष्ठ है। इस बंद पृष्ठ हम जानते हैं कि प्लस चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को विद्युत बल रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं ये बल रेखाएं। जब ये बल रेखाएं इस
क्लोज सर्किल की सतह पर जाएंगे। तो बल रेखाएं जब किसी क्लोज सर्किल से जाती हैं या गुजरती हैं तो उसको हम एक राशि से परिभाषित करते हैं, विद्युत फ्लक्स। तो इस क्लोज सर्किल से पारित विद्युत फ्लक्स कितना होगा? इस क्लोज सर्किल से पारित विद्युत फ्लक्स गाउस ने बताया फाई ई बराबर होता है इस क्लोज सर्किल के अंदर उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग Q और निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। यानी विद्युत फ्लक्स और आवेशों के मध्य संबंध को बताया। तो एक पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज के आर एक क्लोज सर्किट है जो किसी भी आकार और आकृति का हो सकता है। तो इस क्लोज सर्किल से पारित विद्युत फ्लक्स का जो मान होगा वो क्लोज सर्किल में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग और निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होगा। क्लियर? तो समीकरण 1 ये और समीकरण 2 ये। समीकरण 1 भी विद्युत फ्लक्स का है, समीकरण 2 भी विद्युत फ्लक्स का है। तो समीकरण 1 और 2 से क्या आएगा? फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बराबर अब क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। यही क्या है? गाउस का नियम है। ये किसका नियम है? यही गाउस का नियम है। गाउस के नियम को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, कहीं पे मिल जाए, k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 पाई k बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो इस 1/4 एप्सिलॉन नॉट की जगह हम लिख सकते हैं 4 पाई k क्यूब। तो क्या हो गया? फाई ई बराबर 4 पाई k क्यूब। ये भी क्या है? गाउस का नियम है, 4 पाई k क्यूब। अगर कहीं पर आपको मिल जाता है तो वो यहां से आया k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 एप्सिलॉन को हम लिखते हैं 4 पाई k। यहां से भी इसकी वैल्यू को जल्दी निकाला जा सकता है। अब गाउस के नियम की कुछ शर्तें हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, तो वो क्या है देख लेते हैं। ये बंद पृष्ठ है और बंद पृष्ठ कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा गाउस का नियम बंद पृष्ठों के लिए लागू होता है जिसमें आवेश स्थित हो। ठीक है? गाउस का नियम बंद पृष्ठों के लिए लागू होता है और बंद पृष्ठों के अंदर भी आवेश स्थित हो। नहीं है तो फ्लक्स जीरो होगा। इस बंद पृष्ठ के अंदर अगर कोई आवेश नहीं है, क्यू नहीं है, तो फाई ई बराबर होगा 0। क्यू बाहर है, यहां पर है, इसके अंदर नहीं है, तो फाई ई बराबर क्या होगा? 0। यदि बंद पृष्ठ के अंदर एक प्लस क्यू हो, एक माइनस क्यू हो, यदि बंद पृष्ठ के अंदर एक प्लस क्यू हो, एक माइनस क्यू हो, तो भी फाई ई बराबर क्या होगा? 0 होगा। वो कैसे? क्योंकि फाई ई बराबर होता है गाउस के अनुसार, फाई ई बराबर होता है उस बंद पृष्ठ के अंदर आवेशों के बीजगणितीय योग समेशन क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई बराबर समेशन क्यू क्या है? प्लस क्यू और माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है? अगर +2 माइक्रोकूलम एक बंद पृष्ठ के अंदर +2 माइक्रोकूलम और एक -2 माइक्रोकूलम आवेश स्थित है, तो आपसे पूछे कि उस बंद पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स का मान बताइए। तो
क्या बताओगे? 0। या ऐसे भी पूछ सकता है तीसरा पॉइंट, यदि बंद पृष्ठ के अंदर द्विध्रुव स्थित हो, द्विध्रुव स्थित हो तो भी विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? उस बंद पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। क्लियर, समझ रहे हो ना? अगर कहीं पर किसी बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश स्थित नहीं है, क्यों? ये 0 हो। यदि बंद पृष्ठ के बाहर आवेश स्थित हो तो भी फाई 0 होगा। बंद पृष्ठ में एक प्लस क्यू आवेश एक माइनस क्यू आवेश स्थित हो तो भी फाई 0 होगा। और बंद पृष्ठ के अंदर एक द्विध्रुव स्थित हो तो भी फाई ई 0 होगा। ठीक है। और इससे इंपोर्टेंट बात यह है कि अगर बंद पृष्ठ के अंदर प्लस क्यू आवेश है तो विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी और विद्युत फ्लक्स का मान धनात्मक होगा। यदि बंद पृष्ठ के अंदर माइनस क्यू आवेश है तो विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश करेंगी और विद्युत फ्लक्स का मान नेगेटिव होगा। ये चीज मैंने आपको बता दी है। इससे इसके संबंधित कुछ और भी पॉइंट्स हैं, इससे संबंधित कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिसका हम अध्ययन करेंगे। और इसके अनुप्रयोग भी हैं, इसके क्या हैं? अनुप्रयोग भी हैं, जिसमें से बोर्ड में क्वेश्चंस आता है। तो आज के लिए इतना ही। कल की नेक्स्ट क्लास में हम गाउस से संबंधित और इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही गाउस के नियम से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं बोर्ड में ये भी बात करेंगे। साथ में उनके एप्लीकेशंस का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर 13 में हम इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।